नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। वैक्सीनेशन के बीच कोरोना का कहर एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र और केरल के बाद अब पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिला है। पंजाब में मंगलवार को एक दिन में 730 कोरोना संक्रमण के नए मामले हैं। 6 दिसंबर के बाद पिछले 4 महीने में ये एक दिन में सबसे अधिक मामले हैं। हरियाणा में भी एक हफ्ते के अंदर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के साथ बैठक करके सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो मास्क न पहनने वालों के चालान कटेंगे। हालांकि सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी देखने को मिली है और इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीनेशन के बीच में आखिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या गर्मियों में फिर से मान के चलें कि एक बार फिर से ये कोरोना बेकाबू हो जाएगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से आखिर लोग परहेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज इन्हीं सवालों के साथ खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करनाल कुरुक्षेत्र की करेंगे। करनाल के कुंजपुरा सैनिक स्कूल में मंगलवार को 54 स्टूडेंट संक्रमित मिले हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र के कन्या गुरुकुल के 10 छात्राओं की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। तो इन दोनों ही जगहों पर आपको बता दें कि जो कोरोना के केसेस हैं वो मिले हैं। सैनिक स्कूल में 54 छात्र पॉजिटिव मिले, गुरुकुल की 10 छात्राएं संक्रमित मिली हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा है, दूसरी तरफ जो कोरोना के केसेस हैं उसमें अचानक से इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में ये केस पहले बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ अन्य राज्य भी, अब वहां पर भी कोरोना के जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पंजाब की अगर हम बात करें या हरियाणा के अंदर भी आप देखें, सैनिक स्कूल है, 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिलते हैं। गुरुकुल के अंदर 10 छात्राएं संक्रमित एक साथ पाई जाती हैं। ये सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो हो रही है और इस वजह से ये जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन से पहले भी ये बात प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम नेताओं की तरफ से भी कही गई। ये बात स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कहता रहा कि ज़रूरी है अभी भी उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करना, उन सभी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हों और एक साथ इतनी संख्या में जो केसेस हैं वो देखने को मिले, तो चिंता की बात निश्चित तौर पर है। और सवाल इसी बात का है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों से आखिर परहेज क्यों कर रहे हैं और क्यों आखिर ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक लंबा दौर लॉकडाउन का भी इस देश ने देखा है और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया भी हुई और अब चूंकि जब सभी चीज़ें सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही हैं, तो उन सब के बीच में ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और अब ये बढ़ते हुए आंकड़ों को कैसे रोका जाएगा, ये एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के सामने एक बार फिर से खड़ी हो गई है। और इसीलिए हरियाणा के अंदर भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया है कि इसको लेकर के जो सख्ती है वो बढ़ाई जाए और अब मास्क ना लगाने पर या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने पर चालान भी अब और तीव्र गति से देखने का आपको मिलेंगे। क्योंकि ज़रूरी ये भी है कि लोगों को जो नहीं इसका पालन कर रहे हैं उनको पालन करने के लिए बाध्य किया जाए, ताकि और लोगों के लिए वो खतरा ना बने। और अब चूंकि सारी चीज़ें नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती भी होंगी। क्योंकि अब धीरे धीरे सभी स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान आप देख रहे हैं खुले हुए हैं। इसके अलावा जो कंपनियां जहां पर उनके एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम पर थे वो अब धीरे धीरे ऑफिस का रुख करने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आवागमन है वो बढ़ा है, लोगों का जो ट्रैवल है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको रोकने में प्रशासन कैसे कामयाबी हासिल करता है। और अब बढ़ते केस को लेकर के गुरुग्राम प्रशासन भी सख्त है। 5 मार्च से मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे जाएंगे। कोरोना के मामले जनवरी के बाद कहीं न कहीं घटने लगे थे और इसके बाद से सीधे तौर पर लोगों ने भी एहतियात बरतना कम कर दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गुरुग्राम में भी सख्ती बरतना तय है और इसको लेकर 2 दिन कैंपेनिंग जो की जाएगी वो लोगों को जागरूक करने के लिए की जाएगी। लेकिन उसके बाद
5 तारीख से ये अनिवार्य हो जाएगा कि पूरी तरह से लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। यदि वो मास्क नहीं लगाएंगे, चाहे वो वाहन में चल रहे हों, चाहे मार्केट में वो पैदल घूम रहे हों, लेकिन उनको मास्क लगाना ज़रूरी हो जाएगा। और इसी को लेकर जो आदेश जारी किए गए हैं, इसको लेकर नगर निगम की एजेंसी, साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की दूसरी एजेंसी इस पर पूरी तरह से सख्ताई बरती हुई नज़र आएंगी। पूरी तरह से साफ कर दिया गया है कि किसी तरह से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 5 तारीख से ये भी तय कर दिया गया है, यदि 5 तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो मास्क नहीं लगाता है तो उसके बाकायदा चालान भी किए जाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जिस तरह की परिस्थितियां थी कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे थे और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, तो उसी को लेकर एक बार फिर बढ़ते हुए इन मामलों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा और 5 तारीख से इस पर पूरी तरह से सख्ताई भी नज़र आएगी। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो वहीं हरियाणा में भी बढ़ते कोरोना के केस को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव और आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की वो सारे किए जाएं, खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव ना पड़े। बाज़ारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने एक विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं। तो निश्चित तौर पे चिंताएं बढ़ रही हैं और इसको लेकर के अब जो प्रशासन है वो और सख्ती बरतने वाला है, ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से भी कही गई है। लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दौर से हिंदुस्तान गुजरा है, जिस तरह से अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, उन सब के बीच में अगर ये आंकड़े बढ़ने लगे तो आखिर इसकी वजह क्या है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएमओ हैं गुरुग्राम के। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर पुनीता हसीजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए फरीदाबाद की। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में करता हूं, क्योंकि पहले भी इस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज भी सवाल वही है। एक तरफ हम लोग देख रहे थे कि कुछ स्टेट के अंदर आंकड़े बढ़े, लेकिन अब हरियाणा के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक साथ कहीं 54 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कहीं 10 की संख्या है। ये क्या वजह है, क्यों इस तरीके से ये जो आंकड़े हैं वो अचानक से बढ़ते हुए दिख रहे हैं हरियाणा के भी अंदर? हाँ, ये एक्चुअली खाली हरियाणा नहीं, सब जगह बढ़ रहे हैं, बट हरियाणा में भी हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों ने थोड़ा सा अपनी तरफ से लापरवाही तो बरतनी शुरू कर दी है। एक्चुअली मे बी बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो नहीं समझ पाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, मास्क कैसे पहनना है। ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट एज सच भी जो है छोटे बच्चों में जो इन्फेक्शन है, ये देखा गया कि छोटे बच्चों में तो नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं से तो आया होगा इन्फेक्शन। तो जो उनके बड़े हैं, घर के बड़े लोग हैं, उनको तो चाहिए कि ये कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बच्चों को भी सिखाएं और सैनिटाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगर स्कूल खुल गए हैं तो बच्चे जाना भी चाहेंगे स्कूल में, क्योंकि इतने दिनों से घर बैठे हैं, लेकिन पूरी एहतियात के साथ उनको जाना चाहिए। और अगर ये एहतियात नहीं बरत सकते हैं तो आई थिंक ये ऑप्शन है पेरेंट्स को कि अगर वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनको कंसेंट ना दें बच्चों को स्कूल भेजने का। तो ये पेरेंट्स को पूरी ऑप्शन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। बट जब तक हम ये सब चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि मास्क पहनने पे तो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस हो जानी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीजें हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस वाले हैं वो कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन जो है हमारा पर्सनल इशू है, हम कितने दिन में हाथ धोते हैं, कैसे हाथ धोते हैं, हम बाहर से सामान लाते हैं तो उसको कैसे रखते हैं, वो सब चीजें हम पर्सनली उसको खुद समझें। बट मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतेंगे तो यही कारण है जो हमारे केसेस एकदम फिर से स्पर्ट में आए हैं। क्योंकि अब देखिए फिर से त्योहारों का सीजन आने वाला है, नवरात्रे, शिवरात्रि, नवरात्रे,
हनुमान जयंती, ये सब हमारे त्योहार आने वाले हैं, ईद वगैरह। तो इसमें अगर हम पहले से सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है इस साल भी हमारे को फिर ये कड़ाई से आदेश आ जाए कि आप नहीं, लेकिन डॉक्टर कर सकते पुनीता हो। आसीजा जी, यही मैं और थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि नए स्ट्रेन में क्या चैलेंजेस नए हैं? क्योंकि पहले जिस तरीके से अनलॉक हुआ, चरणबद्ध तरीके से था, कुछ कुछ चीजें ओपन हो रही थी, तो थोड़ा इजी था प्रशासन के लिए भी कि वो जो गाइडलाइंस हैं उसको वो फॉलो करवा ले। अब तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि खुल गई हैं, या सब चीजें हम कह रहे हैं कि नॉर्मल की तरफ बढ़ चुके हैं। तो क्या नए चैलेंजेस हैं, और नए स्ट्रेन के आने की वजह से भी क्या एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य महकमे के भी सामने आप लोग देख रहे हैं? हाँ, नया स्ट्रेन जो हरियाणा में इतना नहीं है, ये हमारा जो हमारे ईएसए मेडिकल कॉलेज में मेरी बात हुई थी डॉक्टर दीन सर से, उन्होंने ये बोला कि जो जीनोम हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो पुराने वाला ही है हमारे में, बट हम लोगों ने अपने आप से लापरवाही बहुत बरतनी शुरू कर दी है। हमारे को चाहे वैक्सीन भी लग जाए, लेकिन फिर भी हमें अपना मास्क तो नहीं उतारना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा ध्यान रखना है। तो ये पब्लिक का भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी सरकार की है। और हम डॉक्टर्स तो इतना समझाते हैं अपने हर पेशेंट को, हम इतनी स्क्रीनिंग करके पेशेंट को अंदर लेते हैं, बिना मास्क के अगर आता है तो उसको मास्क देते हैं। ये सब जगह पे ये है। तो पब्लिक की तरफ से भी हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, नहीं तो ये बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा फिर से। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, अब थोड़ा आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक तो गुरुग्राम पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि जब जिस समय कोरोना बिल्कुल पीक पर था उसमें सर्वाधिक केसेस थे गुरुग्राम के अंदर, और वैसे भी वो हब है, वहां पर जो तमाम तरीके की कंपनीज हैं, तमाम तरीके के लोग, अब जो ऑफिसेज हैं वहां पर लोग जाते हैं अपने कामकाज के लिए। अब तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वहां पर गुरुग्राम के अंदर क्या व्यवस्था और स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर कितना तैयार है, और क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से हरियाणा के अंदर बढ़ने शुरू हो गए हैं। क्या तैयारियां हैं, कैसे आप लोग इसको मैनेज करने वाले हैं? पहले भी जब आपसे पिछली बार डिस्कशन हुआ था तो मैंने बताया था गुड़गांव एक बड़ी पिक्यूलियर सी पोजीशन और सिचुएशन है, बल्कि एक मिनी भारत के तौर पे जो गुड़गांव के बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंपनीज, हब, आईटी सेक्टर और बहुत सारी चीजें हैं, एक हमेशा से चुनौती रहा है गुड़गांव। अभी अगर मैं आपको बात करूं कि प्रेजेंट सिनारियो की अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली, तो आप देखेंगे कि जो हरियाणा में केसेस बढ़े हैं, मैं अगर जिक्र करना चाहूँ हरियाणा का, तो पंजाब से जो टच वाले हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न जिले हैं उनमें केसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुड़गांव या एनसीआर में केसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, डेफिनेटली हुई है। गुड़गांव में भी जहाँ पहले 25 या 30 के करीब केस आ रहे थे, अब गुड़गांव में भी 35 से 50 के बीच में केसेस आने लगे हैं। लेकिन अभी ओवरऑल अगर मैं पॉजिटिविटी बात करूं तो गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में, जिसमें फरीदाबाद भी शामिल है, तो 1 या 1.5 के बीच में डेली पॉजिटिविटी की मैं अगर कहूं तो बात है। गुड़गांव में मैंने तैयारी कर रहे हैं, या हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो तैयारी की है, उसके लिए एक ही तरीका ये है कि पॉजिटिविटी या लोगों के अर्ली सिम्टम्स जानने के लिए हमने जो टेस्टिंग को एक बार वापस रिवैम्प यानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले जहां पॉजिटिविटी लेस देन 1% होगी थी और केसेस 20 से 25 के करीब आ रहे थे, तो हम 2500 के आसपास टेस्टिंग कर रहे थे। अभी पिछले दिनों से जब से 35-40 के करीब आ रहे, हमने टेस्टिंग जो है वो मोर देन 33,500 यानी 3500 के करीब टेस्टिंग करनी शुरू की है। आपने चित्रण बीच में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, जो नया स्ट्रेन है या जो चैलेंज है, और गुड़गांव की एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम जो ये है, यहाँ बाहर से आने वाले जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं वो बहुत हैं। आईटी सेक्टर की वजह से आवागमन बाहर से आने जाने वालों का बहुत लगा रहता है। नहीं, इसीलिए वीरेंद्र जी मैंने आपसे पूछा, क्योंकि गुड़गांव की सिचुएशन ही ऐसी है ना, वो ऐसी जगह पे लोकेट है। एक तो दिल्ली से ट्रैवल बहुत ज्यादा होता है, लोग बहुत ज्यादा संख्या में आते जाते हैं, एयरपोर्ट भी पास में ही है, लोगों का आना जाना बड़ा फ्रिक्वेंट होता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा नए चैलेंजेस हैं क्या, कैसे इसको आप लोग रोकेंगे? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर पिछले हम 10 दिनों या 15 दिनों की बात करें, और पर्टिकुलरली हम डेट की भी बात करें, 23 फरवरी आपको याद होगा जब भारत सरकार ने ये आदेश जारी किए थे कि जो यूके, साउथ अफ्रीका या ब्राजील से आने वालों को किस तरह से हमने टैकल करना है, उनको क्वारंटाइन कहाँ करना है, आइसोलेट कैसे करना है, उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 7 दिनों में ही, यानी उनके या 10 दिन लगाऊं अगर 23 तारीख से कहूं, तो हमारे पास 109 के करीब जो पेशेंट्स, अगर मैं कहूं, या ट्रेवलर्स जो हैं, वो पैसेंजर्स जो हैं वो बाहर से आए हैं, जिसमें 107 यूके से आए हैं और 2 ब्राजील से आए हैं। कि जितने भी पैसेंजर्स आए हैं हमने इन सबको जो है आइसोलेट किया, लेकिन अब एक कंपलसरी है कि सभी को, इवन नेगेटिव को भी आपने 7 दिन के बाद टेस्ट दोबारा से करना है। तो हम 45 लोगों को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, वो नेगेटिव है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी तक यूके स्ट्रेन का टिल डेट गुड़गांव में सिर्फ 1 पेशेंट मिला था, वो भी इस महीने में, फरवरी में नहीं, जनवरी के महीने में मिला था।
और इसके अलावा मैं एक बात बताना चाहूंगा, नए स्ट्रेन पे हम ध्यान ये रख रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं, चाहे वो पैसेंजर्स के हों या ट्रेवलर्स के हों, चाहे गुड़गांव के लोकल ट्रेवलर्स मतलब लोकल रहने वाले हों जो दिल्ली अप डाउन कर रहे हो, या वैसे भी पॉजिटिव केसेस जो गुड़गांव के मिले, तो इन टोटल 5% पॉजिटिव केसेस का हम रैंडम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजते हैं, ताकि अगर कहीं से भी कोई यूके स्ट्रेन हमें मिले तो उसको हमने अलग से आइसोलेट करना है, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं, ताकि हम उसको अलग से आइसोलेट कर सके और संक्रमण ना फैले। क्योंकि आप सभी जानते हैं केस की शुरुआत एक ही केस से होती है, एक कोविड केस भी जब तक रहेगा तब तक कोविड खत्म नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल। वो यूके स्ट्रेन हो या रूटीन कोविड का कोई पुराने केसेस हो, तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं पिछली बार भी आपको याद होगा चित्रांश से हमने बात की थी, मास्क पहनने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है। मास्क पहनने में हम जो लापरवाही बरतते हैं, हम हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा के चैनल पे मैं बैठ के बात कह सकता हूँ हरियाणवी तरीके से कि मास्क को हमने मुंह और नाक पे रखना है, थोड़ी पर यानी अपनी चिन्ह पर नहीं रखना है। जो हमारे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमें सिखाना अपने बच्चों को। और देखिए अनलॉक हो चुका है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, फैक्ट्रीज हो, आईटी हब्स हो, ये सब खोले जाने हैं। इकोनॉमी हब है, इकोनॉमी को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब हमें यही सीखना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ मास्क। सबसे बड़ी चीज है सही तरीका मास्क पहनने का। जब तक हम ये तीनों चीज नहीं करेंगे, कोविड सिर्फ वैक्सीनेशन करने से खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारत देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसमें हमें वैक्सीनेशन करने में डेफिनेटली एक लंबा वक्त लगने वाला है। तब तक हमें ये चीजें, जो 3 चीजें हैं, वो हमें अपनानी पड़ेंगी। बिल्कुल। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, नए चैलेंजेस हैं और चूंकि हम लोग देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या तैयारियां और कैसे इसको रोकेंगे, क्योंकि आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए प्रदेश के अंदर? देखिए, आयुष के जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनके लिहाज से सरकारी मशीनरी, आपने अभी मेरे हमनाम डॉक्टर यादव को सुना, सरकारी मशीनरी पूरी तरह से चौकस है नई परिस्थितियों को देखते हुए। इस बात को लेकर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है कि नया स्ट्रेन, जिसको कि पुराने स्ट्रेन से या जो ओरिजिनल वायरस आया था उससे ज्यादा खतरनाक, घातक माना जा रहा है, ज्यादा वो भयावह और डरावना उसका चेहरा हो सकता है, तो उसको वो ना आए। और सचमुच इतनी ही सतर्कता चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक से ही तो शुरुआत होती है, और एक से शुरू होकर के ही तो करोड़ों में मामला गया है। तो उतनी ही सतर्कता बरतने के लिए प्रदेश की सरकारी मशीनरी को, सारे चिकित्सक वर्ग को, प्रशासनिक मशीनरी को भी कहा गया है। और स्वयं मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, पूरे का पूरा सेहत महकमे का जो अमला है वो सब अपनी सतर्कता के स्तर को पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया होगा कि वो बढ़ा रहे हैं। एक जो मुझे लगता है निजी तौर पर, एक साधारण नागरिक के नाते, मैं चिकित्सा का व्यक्ति नहीं हूं, विशेषज्ञ नहीं हूं उस मायने में, लेकिन एक लेमैन के नाते एक बात मैं महसूस कर रहा हूं कि हुआ ये है कि वैक्सीन आ गई, और वैक्सीन जब तक नहीं आई थी तो सब लोग चिंतित थे, इसका तो कोई बचाव भी नहीं है, कोई इलाज तो अब भी नहीं है, लेकिन बचाव नहीं है। बचाव नहीं है तो भय का भाव था, और सब लोग कह रहे थे कब आएगी और जब आएगी तो मुक्ति मिलेगी। अब जैसे ही वैक्सीन आ गई और भारत में टीकाकरण का सिलसिला शुरू हो गया, तो आम आदमी के मन में जो हल्का सा भय का भाव था, जिसके कारण वो सतर्क रहता था, उसको शायद बड़ी संख्या में ये लगने लग गया कि इब के टेंशन, इब तो वैक्सीन आ ली, अरे इब के घबराना, इब तो काबू आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सी बात है, विषय गंभीर है, लेकिन एक हरियाणा में चुटकुला है, उसको उससे जोड़ के मैं बात को समझाना चाहूंगा कि एक चौधरी साहब के यहाँ बेटा हुआ, वो खेत से घास की गठड़ी लेकर आ रहे थे, गांव के प्रवेश द्वार पे उनको कोई मिला मेरे जैसा, उसने कहा चौधरी साहब बधाई हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। तो उन्होंने वो सिर पे जो घास की गठरी थी उसको वहीं पटक दिया। तो बताने वाले ने पूछा ये क्या किया आपने? उस चौधरी साहब ने कहा कि जी इतना आगे खाना वाला, यानी अभी वो घास की गठरी लेकर उनको घर तक जाना था, बच्चा तो आया था, उसको बड़ा होना था, उसको घास की गठरी संभालने लायक होने में बरसों लगने थे, लेकिन इन्होंने कहा कि बच्चा आ गया, संभालने वाला आ गया, ये पड़ी गठरी।
तो समाज के एक वर्ग में मुझे ऐसा लगता है ये भाव आ गया जाने अनजाने में कि अब तो वैक्सीन क्योंकि आ गई है, बचाव का रास्ता आ गया है, तो काम हो गया। लेकिन गंभीर स्थिति जिसको समझने की जरूरत है वो ये है कि वैक्सीन आना, बेटे का जन्म होना, सारी जिम्मेदारियां छोड़ने का इसको मुकाम नहीं कह सकते। वैक्सीन आ गई और आपने लगवाई नहीं, वैक्सीन आ गई और सब नागरिकों के लगी नहीं, तो आप ये कैसे कह देंगे कि सारा झगड़ा खत्म हो गया? साहब, कोरोना गया नहीं है, कोरोना यही है। कोरोना से बचाव का टीका आया है, अभी वो एक वर्ग को लगा है, एक सेक्शन को लगा है, उसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, और चरण में भी जिन को लगवाना था सब लोगों ने लगवाया नहीं है। सरकार के पुरजोर बिल्कुल, ऐसा है जो कुल मिलाकर के आया लोगों नहीं को भी अवेयर रहना है। हालांकि आप लोग भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। महिमा जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा, वजह क्या आपको समझ में आ रही, क्योंकि अचानक से कम होते होते हम लोग को लग रहा है कि फिर हम लोग उसी ट्रैक पर चलने लगे हैं। देखिए आयुष जी, मैं वहीं से उठाना चाहूंगी इस बात को जहां पर भाजपा के प्रतिनिधि ने अभी छोड़ा है कि वैक्सीन आ गई है पर क्या हमने लगवा ली है। आप ये देखिए कि जब वैक्सीन आने की घोषणा हुई थी और जब इसकी पूरे दौर की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को चिट्ठी लिख करके ये वहां पर जाहिर किया था, ये उनसे आवेदना की थी कि सबसे पहले सांसदों को, विधायकों को ये वैक्सीन दी जाए। अब सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर कितने सांसदों, विधायकों ने क्या आगे बढ़ के वैक्सीन लगवा ली है। हम आम व्यक्ति से इस बात के लिए तब रिक्वेस्ट करेंगे, तब उनसे हम कहेंगे जब हम वी हैव टू लीड द वे, हम जब नेतृत्व करेंगे उस बात का। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने ले ली है? क्या अनिल विज जी ने सार्वजनिक तौर पर जाकर ये नहीं घोषणा कर दी है कि मैं वैक्सीन का दूसरा शॉट नहीं लगवाऊंगा? तो ऐसी घोषणाएं जो हैं वो या सतर्कता जितनी फैलाई जानी चाहिए उतनी नहीं फैलाई जा रही है। हम पहले ये कह रहे थे कि जब हमने लॉकडाउन कर दिया तो हमने ताली थाली का प्रचार कर दिया। हमने उस समय ये प्रचार करना जरूरी नहीं समझा कि हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें सिर्फ बड़े बड़े सुपरस्टार्स के वॉइस ओवर्स लगवा कर के जागरूकता नहीं फैलानी है। हमें खुद उस चीज को जो है वो वी हैव टू लिव इट, हमें उस चीज को जीना होगा, हमें उस चीज को आत्मसात करना होगा। तब हमारी जो जनता है वो हमसे उदाहरण लेकर हमारे पीछे चलेगी उस चीज में। अब प्रधानमंत्री जी ने तो वैक्सीन ले लिया है, ये हम लोगों ने देख लिया और उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी दिखाई दिए। लेकिन देखने वाली बात आयुष जी यहाँ पर बहुत जरूरी ये भी है कि बहुत दफा ऐसा होता है और मेरे सामने हुआ है कि चालान काटने वाला कोई जो पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है उसका मास्क, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मास्क पहनने का तरीका क्या हमने अपने पुलिसकर्मियों को सिखा दिया? ज्यादातर 10 में से 9 पुलिसकर्मियों का मास्क स्वयं नाक के नीचे रहता है और वो चालान काटना चाहते हैं आपका 2000 रुपए का। मैं ये कहती हूँ कि यदि मैं एक आम नागरिक हूँ, चलिए हम सजग हैं, हम अपना मास्क हर समय जो है रखते हैं और चालान कटवाने की स्थिति नहीं पैदा होती है, लेकिन एक आम व्यक्ति जो है वो किस लिए चालान कटवाएगा जब पुलिसकर्मी खुद ही ठीक से मास्क को नहीं पहन रहा है? या पुलिसकर्मी, अभी किसी ने तो मुझे घटना बताई कि उन्होंने पुलिसकर्मी को देख के अपना फोन ऐसे उठा लिया, जैसे उस व्यक्ति ने फोन ऐसे उठा लिया कैमरा पुलिसकर्मी की तरफ करके, पुलिसकर्मी परे देखने लगा और उसने चालान नहीं काटा। ये जनता ने नया तरीका निकाला है चालान काटने का। तो क्या हमने जो सिस्टम होना चाहिए था, जो प्रणाली अभी तक होनी चाहिए थी, क्या हमने उसे पूरी तरह से लागू कर दिया है? क्या हम आत्मसात कर रहे हैं उन नीतियों को जो हम जनता के ऊपर लागू करना चाहते हैं? ये सवाल स्वयं से उठाना होगा, सरकार को ही नहीं, हमें भी। चलिए महिमा जी, आपने बड़ी बात कही, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो सेट करना होगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों या पब्लिक फिगर हों, उनको ये एग्जाम्पल सेट करना होगा, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओंकार जी, एक रिएक्शन आपका, क्या वजह देखते हैं? आयुष जी, बहुत ही खतरनाक बात है कि ये कोरोना का नया वर्जन जो हरियाणा में भी आने का संकेत मिल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के मामले में पहले सरकार ने कुछ कमियां छोड़ी हैं, अब वो कमियां नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत सचेत होकर, क्योंकि इस कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हुई है।
जनता का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। अब देखते हैं हम सरकार की अभी भी दोगली नीति है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि बच्चों की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अगर कोरोना का नया स्ट्रेन जिसके बारे में हमें अभी मालूम भी नहीं है तो उसके क्या सिम्टम है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर बच्चों की क्लासें अभी रोक लेनी चाहिए, जो चल रही है वो चलनी चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, किसान आंदोलन, लाखों लोग किसान सड़कों पर है, ये भी सरकार की नाकाबिलियत है। सरकार को इस आंदोलन को एक सुखद अंत की ओर ले जाना चाहिए, ताकि कोरोना की महामारी के दौरान अगर कोरोना हमारे तुम्हारे को लग सकता है तो वो किसानों को भी लग सकता है। ये सरकार नहीं सोच रही है। सरकार को पहले भी सरकार ने बहुत सी कमियां छोड़ी। पहले आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगाया गया तो मात्र पूरे भारत में 657 मरीज थे। उस वक्त हमें चाहिए क्या था, जितने लोग हमारे विदेशों से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में वहीं भेजना चाहिए था, लेकिन हमने पूरे भारत को बंद कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को हमने बिगाड़ दिया। लेकिन अब वो गलतियां ना हो। अगर कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, पहले तो सरकार को इसके बारे में जो इसके सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी सारे के सारी सूचना जनता को पहुंचनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, ये सुनने में तो यही आ रहा है कि बहुत खतरनाक है। इसके बारे में जनता को जागरूक करना जरूरी है। आज जनता के मन में से डर निकल चुका है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार एक उदाहरण सेट करती है। हमारे सारे मंत्री एमएलए क्यों नहीं वैक्सीन को लगाते? आज वैक्सीन तो आ गई, लेकिन आम आदमी के मन में विश्वास नहीं है इसके प्रति। वो विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। सरकार कुछ भी करती है, आम जनता सोचती है तो इसका मतलब क्या है नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इसमें राजनीति नहीं। सबसे पहले तो जनता का विश्वास कायम होना चाहिए। अरे ओंकार जी, ये वैक्सीन सरकार की नहीं है, मुझे लगता है कम से कम आपको ही समझा देना चाहिए एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। वैक्सीन को डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, वो पार्टी की नहीं, वो वीरेंद्र चौहान जी की वैक्सीन नहीं है, वो मनोहर लाल खट्टर जी की वैक्सीन नहीं है, या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नहीं है। और अगर इन पर विश्वास नहीं भी है तब भी कम से कम साइंटिस्ट पर तो भरोसा रखें ना भाई। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी। इसीलिए मैं कह रहा था अभी इससे पहले कि जितने पब्लिक फिगर हैं कि उसमें आप लोगों की भी गिनती होती है। कम से कम थोड़ा अवेयर करते चले लोगों को, ऐसी बातें ना करें। पुनीता सीजा जी, एक तरफ तो देखिए वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के क्या इस बात को आप मानते हैं कि लोगों को लगा कि चलिए अब तो टीका आ गया है, अब तो हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अब तो होगा भी तो क्या, टीका तो लग जाएगा, हम सही हो जाएंगे, क्या ये वजह है? और दूसरा क्या चैलेंजेस हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पर्टिकुलर अभी दोबारा से सोचने की जरूरत है, जैसे कि स्कूल तो खोल दिए गए, अगर बच्चे प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे हैं या व्यवस्थाएं नहीं है तो थोड़े दिन अभी और होल्ड किया जा सकता है। अभी जैसे आपको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जा रहा है। हर कॉन्टैक्ट के कम से कम 15 कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है। और डेफिनेटली जैसे सर ने, डॉक्टर वीरेंद्र यादव सर ने बताया कि टेस्टिंग का भी हमने बढ़ा दिया है, डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल वगैरह सबने, और उसके रेट पैकेजेस भी वही 500 रुपीज RT-पीस का रखा गया है। जो आपका ये कहना है कि वैक्सीन आ गई है तो लोग लापरवाह हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। लोग लापरवाह तो पहले से ही हो चुके थे। वैक्सीन आने से रादर अब बुजुर्ग लोग तो बड़े, हमने देखा है कि बुजुर्गों में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली स्पिरिट आ गई कि पहले मैं लगवाऊंगा। और फर्स्ट 2 डेज में हमने देखा भी कि थोड़ा जल्दी में लोग आए और उनको वेट भी करना पड़ा। बट ऐसा नहीं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, लेकिन वैक्सीन का ये हर वैक्सीन की 60 to 80% की एफिकेसी बताई गई है हर जगह पे। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगते ही कोई जादू की छड़ी हो जाएगी और ये कोविड भाग जाएगा। ये सब लोग, हम बार बार अपने घर वालों को, अपने पेशेंट्स को और सोसाइटी को समझाते हैं कि वैक्सीन आए तो भी आपको ये नियम तो पालन करना ही है, मास्क आपको पहनना ही है। और जैसे सर ने बताया कि मास्क तो अच्छे से ही पहना है, ये नहीं कि आप अपना सिर्फ फैशन के लिए पहन लिया और जब मन किया उतार दिया, उसको बार बार टच करते रहे, नहीं। तो ये जो वैक्सीन का जो एक भ्रम है, भ्रांति फैल रही है सोसाइटी में कि वैक्सीन लग जाएगा तो 100% सुरक्षित हो जाएंगे, ये 60 to 80% एफिकेसी देती है, लेकिन डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। कि आप सोचिए किसी कंट्री में 60 से 80% लोगों को वैक्सीन लग जाए और एफिकेसी हो जाए तो डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी बनती है, बट वो बनते बनते 2-3 साल लग जाते हैं। तो उन 2-3 सालों के लिए हमारे को अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना है। और अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये जो पेंडेमिक्स आते हैं ये सालों साल चलते हैं। ये फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहे कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, अपने घर के सब लोगों को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री वैक्सीन है, और प्राइवेट सेटअप में अगर किसी को डर लगता है कि हमें वहाँ भीड़ में नहीं जाना, तो प्राइवेट सेटअप में अपना बुकिंग करा के, स्लॉट बुक करा के आप कम से कम भीड़ में जाके अपना वैक्सीनेशन लगवाइए, और कॉस्ट भी बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और तो आपको ये लगाना बहुत जरूरी है।
और दूसरा जो है कि बच्चों का आपने मैं पूछा, तो जैसा हमारी रेगुलर मीटिंग्स में बात होती रहती है, बच्चों के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स की कंसेंट के बिना कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उनसे प्रॉपर कंसेंट लिया जा रहा है। और पेरेंट्स को भी पूरी तरह से ये आई थिंक उनको एश्योर होना चाहिए कि उनका बच्चा जो है सुरक्षित हाथों में जा रहा है। और मैं टीचर्स से भी कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को वहां देखें कि वो मास्क ठीक से पहने, क्योंकि देखो बच्चे तो छोटे हैं, उनको नहीं मालूम है कि उनको मास्क छू रहा है नहीं छूना है। वो क्या करते हैं, आपस में भी चेंज कर सकते हैं बच्चे मास्क, यू नो इट वेरी वेल। तो उनको ये चीजें हमें घर से भी सिखानी पड़ेगी बच्चों को कि मास्क बहुत जरूरी है और कैसे पहनना है। और आप एक एक सीट छोड़ के बैठिए, ये स्कूल की तरफ से देखना है। और हर क्लासरूम के बाहर या हर क्लासरूम में एक सैनिटाइजर की बोतल होनी चाहिए, जिससे बच्चे जैसे वॉशरूम जाते हैं, नहीं वहां हाथ धो के आया या कुछ हुआ या किसी खाना खाया, बेंच को छुआ, तो अपना हर क्लास के बाद एटलीस्ट उनको बताया जाए कि अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं, बहुत ऐसा कोई हमने बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे हैं। बट अगर हम ये छोटी छोटी सुविधाएं ले लेते हैं तो हम कर लेते हैं, अपनी कहना मान लेते हैं सबका, तो हम बच सकते हैं इस कोरोना से। ऐसा कोई अभी आउट ऑफ द रीच नहीं हुआ है, आउट ऑफ द पेंडेमिक जैसे पहले था वैसा कुछ नहीं हुआ है। बट जैसा सर ने बताया कि इसको बढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे। तो वैक्सीन के साथ भी कड़ाई है, कड़ाई से पालन करना है नियम सारे आपने। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो तो आप लोग ने कहा क्योंकि पहले से भी इन सारी चीज़ों के अंदर हम लोग गुजरे हुए हैं, तो वो व्यवस्थाएं पहले से अब मौजूद हैं, या जो कमियां थी उसको आप लोगों ने धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ही उसको दूर किया है। लेकिन नए स्ट्रेन को लेकर के क्या तैयारी है, क्योंकि जो बार बार शक व शुबा आ रहा है उसको लेकर के अगर नए चैलेंजेस हैं तो क्या महकमा उस तरीके से तैयार है? और फिर वही बात आती है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो मूवमेंट है इधर से उधर लोगों के आने जाने का, क्या वहां पर आने वाले भविष्य में अगर इन सारी चीजों की जरूरतें पड़ती हैं तो और सख्ती देखने को मिल सकती है? इन सब चीजों के लिए तैयार है स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है। जहां तक सख्ती की बात अगर सबसे पहले हम करें तो जैसा कि अभी प्रोग्राम की शुरुआत में देवेंद्र जी ने बताया आयुष, कि हम चालान की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। अगर आप एक ट्रेंड देखें, ओवरऑल सिनारियो एक ह्यूमन बिहेवियर रहता है। नवंबर की अगर हम बात करें तो आप रियलाइज करेंगे शायद हिंदुस्तान का या हरियाणा का सबसे बड़ा पीक फेस्टिव सीजन के आसपास रहा था। तो उसकी मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर मैं सब पे कहूँ, जनता पे कहूँ और भीड़ को कहूँ, सारी चीजें त्योहारों पे कहूँ, तो हम उसके बात नहीं करेंगे। और दोबारा से अभी जैसे जिक्र हुआ हमारे प्रोग्राम में, एक बार फिर त्योहारों का सीजन आने वाला है। तो उस वक्त हमने मैक्सिमम, अगर मैं कहूँ, मैं गुड़गांव की बात कर सकता हूँ, तो तकरीबन हमने 28 से 29 हजार के बीच में मास्क के चालान किए, और वही चीज फरवरी महीने में 2000 के आसपास पहुंच जाती है। तो डेफिनेटली हम लोगों के दिमाग में आ जाती है, लक्सिटी हो जाती है, हम परवाह नहीं करते, भूल जाते हैं। तो ये सख्ती तो वापस हमें करनी पड़ेगी। और जहां तक अभी जैसे स्कूल की बात हुई बच्चों को, मैं समझता हूं कि शायद स्कूलों में तो एग्जामिनेशन टाइम पीरियड आ गया है, तो शायद स्कूलों वाली इतनी दिक्कत आने वाले दिनों में ना रहे। तो मार्च अप्रैल में जो महीने हैं इनमें सिर्फ एग्जामिनेशन है, बच्चों का एग्जाम तो होना जरूरी है, तो संभवतः शायद स्कूलों में इतना इशू नहीं आने वाला होगा। हाँ, पॉजिटिव केसेस करनाल में या कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमें उस पर बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। और आपने नए स्ट्रेन की जहां तक बात की, मैंने आपको बताया था कि हम नए स्ट्रेन के जितने भी पेशेंट्स या जो भी पैसेंजर्स हैं, हम उनको बिल्कुल पैसेंजर्स को आइसोलेट किया जाता है। अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट होता है तो लेट मी टेल यू, एयरपोर्ट पर वहीं उसकी जीनोमिक सीक्वेंस की जाती है। विद इन 4 to 6 आवर जीनोमिक सीक्वेंस का रिपोर्ट आने के बाद ही तय होता है। अगर वो यूके स्ट्रेन का है तो उसको वहीं आइसोलेट किया जाता है। उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है, उसका वार्ड दिल्ली में भी डिफरेंट है। और अगर वो गुड़गांव में आता है और नेगेटिव था और बाद में अगर यूके स्ट्रेन पॉजिटिव पाया जाता है या अफ्रीका या ब्राजील वाला स्ट्रेन भी पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनके लिए ना केवल क्वारंटाइन सेंटर डिफरेंट हैं, उनके हॉस्पिटल के वार्ड सेपरेट हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट है। आई नो, डेफिनेटली मैं जानता हूं कि इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वार्ड सेपरेट रहेगा। और आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जो पैसेंजर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट्स को हम दोबारा से हम उनके जो है सैंपल्स करते हैं। अगर उनके कॉन्टेक्ट्स भी पॉजिटिव पाए जाते हैं या जब तक उनका सैंपल हम करते हैं, उनको भी हम दोबारा से आइसोलेट करते हैं, डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। कोई भी क्वारंटाइन सेंटर कॉमन नहीं है अगर हम बाहर से पैसेंजर्स की हम बात करें। तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम रेगुलरली 5% रैंडम सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसेस के लिए भेजते रहते हैं। और अभी तक लकीली कहूं या मैं प्रदेश में कहूं, ऐसे केसेस नहीं संज्ञान में आए हैं। हाँ, लेकिन इस बात का हमें ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि
ना केवल गुड़गांव, फरीदाबाद में भी और चंडीगढ़ के आसपास भी। चंडीगढ़ पंजाब का वो हिस्सा है और हरियाणा से बिल्कुल लगता हुआ। यहाँ बाहर से आने वालों की और यूके और कनाडा से तो बहुत ज्यादा तादाद है आने वालों की, मैं अगर वो बात कहूँ तो हमें स्ट्रेन के लिए डेफिनेटली हम तैयार हैं। और टेस्टिंग पूरा का पूरा हरियाणा टेस्टिंग के लिए तैयार है। और आपको पता है हरियाणा ने तो जब जरूरत पड़ी तो एक दिन में 1 लाख या 1.25 लाख तक की टेस्टिंग की है। तो टेस्टिंग को कभी भी रिवैम्प किया जा सकते हैं। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जवाब दीजिए। आयुष भाई, जब ये चर्चा की शुरुआत हुई थी जिस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे, उससे मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था और ये लग रहा था कि कई दिनों बाद जो राजनीतिक कड़वाहट वाली डिबेट से हट करके आज की डिबेट रहेगी आखिर तक, जिसमें अनावश्यक तनाव नहीं होगा, लांछनबाजी नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता से रहा नहीं गया शायद, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कुछ बोली हैं जो आपदा में भी सियासत ढूंढ रही हैं। कितनी विचित्र बात इन्होंने की कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा कि मैं दूसरी डोज नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन की। सामान्य ज्ञान साधारण से साधारण व्यक्ति को पता है और स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें वो कोरोना उनको हो गया था और उसके बाद जो उनका एंटीबॉडीज का लेवल है उसको देखते हुए उनको दूसरी डोज की आवश्यकता नहीं है। इनकी जिद ये है कि वो फिर लगवाएं। दूसरी तरफ ये नहीं बता रही इस शो में बैठकर कि जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप हल्ला मचा रही थी कि वैक्सीन कहां है, वैक्सीन पर काम क्यों नहीं हुआ, हम पिछड़ ना जाएं, हायतोबा मचाते दिखाई देते थे कोरोना के पीक संकट काल के दौरान में, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भांति वैक्सीन आने के बाद वो नैतिक बल दिखाया, एग्जाम्पल सेट करने के लिए सोनिया गांधी 10 जनपद से निकलकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गई क्या वैक्सीन लगाने ताकि नागरिकों को प्रेरित किया जा सके? नहीं गई। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देंगे लेकिन स्वयं आचरण नहीं करेंगे। मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस सरकार के मुखिया ने, मुझे मेरी बात कृपा करके पूरा करने दीजिएगा, उस सरकार के मुखिया ने, देश के प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह जाकर, जब उनकी एंटाइटलमेंट बनती थी जिस घड़ी, वो वहां जाकर उन्होंने स्वयं वैक्सीन लगवाई। उन्होंने उदाहरण सेट किया। उनका अभिनंदन नहीं किया गया इनसे, उनकी तारीफ बनी नहीं, खुद लगवाई नहीं, उन्होंने लगा दी। तो उनका अभिनंदन करने के बजाय कांग्रेस के मित्र उनका पढ़ना कौन से राज्य का है, वो नर्स कौन से राज्य की है, उसमें मीन मेख निकालने लगे। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी। एग्जाम्पल सेट कर दिया तो भी सवाल उठाएंगे। और तब शुरू में जब ये बात चली थी कि सांसदों या दूसरे लोगों को पहले अब वैक्सीन मिलनी चाहिए, इस बात पर जो आलोचना कर रहे थे कि इनको क्यों पहले मिलनी चाहिए, आज वो टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के, मुझे हंसी आ रही है, वो उपदेश दे रही हैं कि भाजपा के सांसदों विधायकों ने क्यों नहीं लगवाई अब तक। हमारे तो प्रधानमंत्री ने, सांसदों के मुखिया ने, देश की संसद के नेता ने आगे बढ़ के लगवाई। सबके सब लगवा रहे हैं। बताइए तो सही, कांग्रेस के बड़े नेता कहां हैं? और ओंकार सिंह जी कह रहे थे प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी की भाई देखिए लोगों के अंदर शंका है क्योंकि आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों का, तो वैक्सीन पे क्या भरोसा करें? मैं वही आ रहा हूं। एक बात और, कितनी निकृष्ट किस्म की सियासत है। वैक्सीन वीरेंद्र सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है। वैक्सीन बनाई है देश के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने, साइंटिस्ट ने, मेडिकल रिसर्चर्स ने। और वैक्सीन पर एक नहीं 60 से अधिक दुनिया के देशों ने भरोसा जताया है। जिस वैक्सीन पर सारा देश भरोसा करना चाहता है, दुनिया के 60 देश भरोसा करना चाहते हैं, उस वैक्सीन के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर शंकाएं प्रकट करते हैं। कल मैं इनके प्रवक्ता को देख रहा था, तमाम तरह के खतरे जता रहे थे, ये कहने के बजाय कि हमको अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है।
ये कह रहे हैं सरकार पर भरोसा नहीं है, गुमराह कर रहे हैं कि नहीं? चलिए, सरकार महिमा जी से डिनाई कर रही हैं कि महिमा जी ने नहीं कहा, हालांकि ओंकार जी इस बात को कह रहे थे। चलिए मैं महिमा जी से जवाब ले लेता हूं। वीरेंद्र जी, मैं जवाब लेता हूं। महिमा जी, ठीक है, मैं समझ गया, किसी दूसरे प्रवक्ता का आपने जिक्र किया, महिमा जी का पॉइंट ऑफ व्यू जानता हूं मैं। महिमा जी इनके प्रवक्ता, इनके नेता सवाल उठा रहे हैं वैक्सीन पर, और इस देश में ऐसे लोग भी है ना आयुष भाई, जिन्होंने ये कहा मैं नहीं लगवाऊंगा भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन। भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारत छोड़ जाओगे क्या भारतीय जनता पार्टी के कारण? इतनी चलिए वीरेंद्र जी, अब मैं जवाब ले लेता हूं महिमा जी से। महिमा जी जवाब दीजिए। आयुष जी, मेरी पार्टी का जो स्टांस है वो मैंने यहाँ रखा। किसी प्रवक्ता, देखिए आखिर में एक इंसान है, किसी का कोई व्यक्तिगत अगर कोई स्टांस रहा हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरी पार्टी का ये स्टांस कहीं पर भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नो। हम अपने वैज्ञानिकों का पूरा सम्मान करते हैं, उनमें पूरा विश्वास रखते हैं। हाँ, हम सरकार में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं जो पहले तो महंगाई को लेकर के अर्धनग्न होकर के सिलेंडर सिर पे उठा करके खड़े होते थे। पहले आपके अफसर के बीच में हम बोले नहीं थे। आप खामोशी बरतेंगे, आपकी बारी के बीच में हम बोले नहीं थे। चलिए वीरेंद्र जी, बिना महंगाई के खत्म नहीं होती है चर्चा, ठीक है, थोड़ा सा उनको डिस्कस कर ले लीजिए, लेकिन महिमा जी जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा जोड़िएगा आज के विषय से। महंगाई पे बिल्कुल चर्चा कर लें, लेकिन जोड़ दें। उसी बात पर बात कर रही हूँ भाई, सरकार पर भरोसा नहीं है आयुष जी, क्योंकि आज 100 के पार चला गया है फ्यूल। जो सरकार उस समय उठाती थी तो विश्वास कैसे करें? वैज्ञानिकों पर खामोश, कृपा करके खामोश। ठीक है, लेकिन महिमा जी, अगर वैज्ञानिकों पर भरोसा कर रहे हैं तो आपके भी शीर्ष नेतृत्व को ये दिखाना चाहिए था ना कि हम भी वैक्सीनेट करवा रहे हैं, लोगों को तो अवेयर करें ना। वैज्ञानिक थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं जवाब ले रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने दें महिमा जी को। नहीं वीरेंद्र जी महिमा जी को सुन लें। वीरेंद्र जी, ये तानाशाही वाली संस्कृति यहाँ डिबेट पर तो हम दिखने नहीं देंगे। ये जुम्मेबाजी और तानाशाही वाली डिबेट तो हम यहाँ दिखने नहीं देंगे बिल्कुल भी। आप ये देखिए ना कि घोषणा क्या की गई थी आयुष जी, घोषणा क्या की गई थी कि भारत के हर नागरिक को मुफ्त में, निशुल्क में जो है निशुल्क वैक्सीन मिलेगी। लेकिन आज जो प्राइवेट, जो निजी अस्पताल हैं, कृपा करके अनुशासन बरतिए, कृपा करके दिखाइए कि आपकी पार्टी की संस्कृति क्या है। आपका झूठ हम चुप रह करके सुनते हैं, आप भी सीख लीजिए, हमसे सीख ले लीजिए कि आप चुप रह करके सुनना सीखिए। डिबेट के अनुशासन को, वार्ता के वीरेंद्र जी महिमा जी को बोल लेने दीजिए। वार्ता के अनुशासन को समझिए, वार्ता के अनुशासन को समझिए, वार्ता के अनुशासन को समझिए। हमें जो कहना है हम अपने 2 मिनट में, अपने अवसर में वो ही कहेंगे। आपकी व्यवस्था है, आपको सुनना ही पड़ेगा। आप इस वार्ता पर आए हैं, आपको सुनना पड़ेगा। जो हम कहेंगे, हम झूठ कहें कि सच कहें, वो जनता को तय करने दीजिए ना। क्या झूठ है वो अर्धनग्न तरीके, वो तस्वीरें, वो अर्धनग्न तस्वीरें आपके नेताओं की, वो झूठ है क्या जो सब जगह पर, सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है? लेकिन महिमा जी, शीर्ष नेतृत्व ने ये एग्जांपल सेट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो भाई देखिए नेताओं को करना पड़ेगा ना। अगर भरोसा कर रहे हैं आप देश के वैज्ञानिकों पर, देश के संस्थानों पर, तो आपके शीर्ष नेतृत्व को भी कम से कम एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए। आयुष जी, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगी यदि आप मेरी बात को विराम देने देंगे। देखिए, मैं दूसरों की बात को अनुशासन में रह करके सुनती हूँ। आप संचालन कर रहे हैं, मैं समझती हूँ आपका दायित्व है ये सुनिश्चित करना कि सभी प्रवक्ताओं को उनका अवसर बराबर मिले। ठीक है महिमा जी, कोई झूठ बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, हम सुनते हैं, मुस्कुरा देते हैं उनके झूठ के ऊपर। तो देखिए, ऐसा है कि जो जनता है, जनता को जिस समय ताली थाली बजानी सिखाई जा रही थी, उस समय उनको ये बताया जाना चाहिए था कि जब वैक्सीन आना है, तो आपने क्या लगवाना है, जब वैक्सीन आना है तो क्या करना है, आपने क्या प्रक्रिया रहेगी, ये उस समय जनता को बताने की जरूरत थी। पर तब जनता को ये बता के चुप रखा
कि निःशुल्क वैक्सीन मिलेगा। आज निजी अस्पतालों में उसका दाम है, बाकायदा उसका दाम है, जबकि उसे निःशुल्क होना चाहिए था। मेक इन इंडिया हुआ है, हमारे देश में बनी है वैक्सीन, और सरकार इतना तो स्पॉन्सर कर ही सकती है अपने नागरिकों के लिए। अब ये यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर करके, हमारे साथ झूठ करके, आपके मुख्यमंत्री जी ने लगवा लिया है, प्रदेश की बात कर रहे हैं आयुष जी, हमारे मुख्यमंत्री ने लगवा ली है क्या वैक्सीन? हमारे सारे सांसदों विधायकों ने लगवा ली है क्या? हम हरियाणा चलिए बीरेन जी, अब मुख्यमंत्री को कहिए लगवा लें तो फिर सोनिया गांधी भी लगवा लेंगे। चलिए ठीक है, अब यहां तक भी आ गए हैं, ठीक है। हालांकि अब वैक्सीन पर कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुखद यही है कि कौन पहले लगवाएगा इस पर भी राजनीति है। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि ये बात भी सही है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें वैसी ही सावधानी बरतने की जरूरत है जैसे अब तक आप बरतते आए हैं, नहीं तो आने वाले समय में और अधिक कड़ाई के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। इसलिए जरूरी यह है कि जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।